और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में जियो 5G सेवा की शुरुआत हो गई है। एलजी मनोज सिन्हा ने इस सेवा की शुरुआत की। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जियो 5G सेवा से जम्मू कश्मीर के हर क्षेत्र का विकास होगा। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 5G का इस्तेमाल होगा। ये शिक्षा, कृषि और संबंध क्षेत्रों में मदद करेगा। एलजी ने कहा कि डिजिटल भुगतान में हमने काफी प्रगति की है। रियल टाइम में डॉक्टर्स तक पहुंचाएगी एक ऐसी एम्बुलेंस जो सक्षम होगी। लेकिन हम प्राथमिकता के आधार पर उन कठिनाइयों को करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा, G20 का आयोजन श्रीनगर में होना है। मोटे तौर पर 150 से ज्यादा डेलीगेट्स आएंगे, तो जहां रुकेंगे वहां, और हमारा जो कन्वेंशन सेंटर है, ये तीनों कनेक्टिविटी ठीक रहे। अमरनाथ यात्रा में आप सबने सहयोग पहले दिया है। फाइबर आपने पहलगांव से लेकर के वहां तक बिछाई है। अब दूसरा एक्सिस जो रह गया इस बार यात्रा के पहले, दूसरा एक्सिस भी पूरा कर देंगे तो मुझे लगता है कि देश भर के लोग आते हैं, एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। फिर से आप सबको धन्यवाद और बधाई। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के हथियारों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। वंतीपुरा इनकाउंटर में आकिब मुश्ताक नामी आतंकी को ढेर किया गया है। आकिब और उसके साथी ने मिलकर संजय का कत्ल किया था। इस इनकाउंटर में आकिब के अलावा 2 आतंकी मारे गए हैं। इस इनकाउंटर में एक फौजी जवान भी शहीद हुआ है, जबकि एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। बताया जा रहा है कि टीआरएफ से जुड़ा आतंकी आकिब मुश्ताक भट्ट मलंगपुरा पुलवामा का रहने वाला था। वो पहले हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था, बाद में वो टीआरएफ में शामिल हो गया। इनकाउंटर में मारे गए दूसरे आतंकी की पहचान सईदाबाद पस्तूना त्राल के एजाज अहमद के तौर पर हुई है। उनका कहना है कि दोनों ही संजय के कत्ल में शामिल हैं। इससे पहले यहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने 14 आम लोगों को इनकाउंटर की जगह से सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। ये लोग उसी घर में थे जहां एक आतंकी ने पनाह ली हुई थी। देखिए, on the basis of specific information that we received, the joint forces launched an operation here in Padgampura village. More than 30 houses were in the cordon, and after a long search, contact was established with the hiding terrorists. One of the terrorists had holed up inside a mosque, so the progress, the assault on the terrorists was a bit slow, and we were very careful to try and minimize the damage that would caused and any collateral that could happen. Unfortunately, in the initial exchange of fire, one of our brave Jawans has lost his life, and we salute his bravery. The terrorist which was killed first has been identified as Akib of Malangpura. He has been active for the past 2 years, and initially, although he belonged to the Hizbul Mujahideen, but for the past few months he had been working with the TRF and the Lashkar. And in the recent killing of the minority community member Sanjay Paditaji, it was on his directions that act was carried out, and he was the mastermind behind that. The second terrorist was gunned down later, and he had taken refuge inside a nearby single-story house, and there was a little bit of a hostage situation also, and ultimately 14 people were rescued from that small little house. The identity of the second terrorist is being ascertained. कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की टारगेट किलिंग के बाद उनके परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। संजय शर्मा की पत्नी सुनीता शर्मा ने हमारे संवाददाता से बात की है। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी फैमिली को कहीं और ट्रांसफर करे। सुनीता शर्मा ने बताया कि वो खौफजदा हैं और उन्हें नहीं पता कि आगे उनका परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा। उन्होंने प्रशासन से नौकरी की मांग की है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम घर पे हैं, एनकाउंटर हुआ कहीं और, ये इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। गवर्नमेंट दावा कर रही है कि गवर्नमेंट दावा करती है तो मुझे मत मालूम है, ये गवर्नमेंट को पता है, मुझे ये मालूम नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हैं? जैसे यहाँ के लोकल्स भी चाहते थे इनजस्टिस होना चाहिए, इस फैमिली के साथ जस्टिस होना चाहिए, और रिहेबिलिटेशन हमारा क्या है, जब स्टेट गवर्नमेंट ही तब तक हम नहीं थे स्वीकार। आप एलजी है तो ये हम भी स्वीकार, आप भी नहीं, आप बिल्कुल स्वीकार महसूस नहीं कर सकते हैं।
हम इस वक्त मौजूद है संजय शर्मा जी की जो फैमिली है उनके साथ मौजूद है। इनकी जो अहलिया है और उनके बच्चे हैं, तो इनकी जो वाइफ है उनसे जानेंगे कि आखिरकार मतलब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या मरकज़ी हुकूमत से ये क्या चाहती है इस हवाले से। सुनीता जी, मुझे बताइए कि आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट से अब क्या चाहती क्या हो? सर, मैं सेंटर से ये चाहती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा कोई सहारा नहीं। आज तक आप इस गांव में किस तरह कोई खौफ महसूस कर रही थी क्या, या इससे आगे क्या महसूस कर रही है? सर, मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे साथ नहीं तो कोई मुझे मतलब किसी सिक्योरिटी के अंडर नहीं तो मेरे को यहाँ से हमें उठा लीजिएगा यहाँ से। हम कैसे रह पाए इधर? 50 साल से जब हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, किसी पड़ोसियों ने हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, आज 50 साल के बाद हमारे लिए कौन दुश्मन आया? जो गेट के बाहर निकलते हुए दुश्मन ने उनको गिरा दिया। एक गरीब हम, एक हैंडीकेप्ड बंदा था वो, इसलिए मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, बाकी हमारे 2 बेटे और भी हैं, ये ड्यूटी जाते हैं, हमें उन पे भी थोड़ा उनके लिए भी सिक्योरिटी या क्वार्टर चाहिए। कल इनके साथ कुछ हो गया, एक को मार गिराया, कल इनके साथ हमने बाहर भी जाना, हम अंदर ही थोड़ा रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, लोकल्स मुस्लिम्स जो है ये भी चाहते थे कि यहाँ 2 दिन से ये भी चाहते थे कि एक इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए फैमिली को। तो आज जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि उस मिलिटेंट को मारा गया है जो मिलिटेंट इसमें मुलव्वस था, तो आप क्या कहती? सर, मैं ये गवर्नमेंट से ये करती हूँ कि मुझे इंसाफ, चलो आप बोल रहे हो कि इंसाफ आपको मिल गया, उसको मार गिराया, वो मुझे नहीं पता, वो भगवान जाने। मैं ये आपसे अपील कर रही हूँ, मेरे बच्चों के लिए कुछ कीजिए और मुझे जॉब चाहिए, मेरा कुछ चारा कीजिए। ये थी संजय कुमार जी की जो अहलिया थी। इनका यही मानना है कि आज तक इस इलाके में ये मुकामी मुसलमानों के साथ भाईचारे के साथ रहती थी और महफूज अपने आप को मानती थी, लेकिन आज जब ये वाक़ा पेश आया तो ये अपने आप को गैर महफूज यहाँ महसूस कर रही है। दूसरा, इसका यही कहना है कि जो रिहेबिलिटेशन इसकी होनी चाहिए, स्टेट को जो यूटी गवर्नमेंट है या मरकज़ी हुकूमत है उनसे यही मांग है कि इसकी जो रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर तनवीर सादिक का कहना है कि स्किम्स एम्स के बाद स्वायत्त निकाय था। स्किम्स में कई जटिल विकारों को ठीक किया गया। स्किम्स में काम करने वाले दुनिया भर के चिकित्सक इस बात से सहमत हैं कि इनके पास सबसे बड़ी अस्पताल की संरचना है। हमें किसी भी कमजोर संस्थानों को मजबूत करने की आवश्यकता है, लेकिन प्रशासन उन्हें दिन ब दिन कमजोर कर रहा है। इससे मरीजों की देखभाल पर असर पड़ेगा। वक्फ बोर्ड और REC दोनों के साथ प्रशासन एक जैसा व्यवहार कर रहा है। प्रशासन संस्थान को नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए, पहली बात मैं बार बार यही सुबह से कह रहा हूं कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन वीक हो तो हमारी कोशिश होती है उसको स्ट्रांग बनाने की। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के बाद सबसे मशहूर और सबसे बड़ा हॉस्पिटल था टर्शरी केयर, पेशेंट केयर और रिसर्च में। अब आपने उसमें इंटरफेरेंस लाई गवर्नमेंट की। इसका जो मकसद था पूरा स्किम्स का, उसका मकसद था कि वो एक ऑटोनमस बॉडी हो जिसमें वो रिसर्च करे और किसी की इंटरफेरेंस हो। और इसी की वजह से ये जब भी कभी भी जो चाहे जम्मू कश्मीर में कभी भी कोई डिजीज का कोई भी प्रॉब्लम हुआ, स्किम्स फ्लाइंग कलर से बाहर आया। अचानक आपने इसका ऑटोनमस कैरेक्टर ले लिया तो आपका रिसर्च रुक जाएगा, आपकी टीचिंग रुक जाएगी, आपका पेशेंट केयर पे असर होगा। आप देखिए बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हाल। इसीलिए जो स्किम्स इसलिए मशहूर था क्योंकि ये ऑटोनमस था और इसीलिए लोगों की खिदमत कर सकता था। अब आपको हर एक छोटी छोटी चीज के लिए सेक्रेटेरिएट जाके एक डिपार्टमेंट के अंडर उसका सिग्नेचर लेना है। तो मुझे लगता है दिस वॉज नॉट द राइट वे। और ये बिल्कुल जिस तरह आपने वक्फ बोर्ड के साथ किया, REC के साथ किया, अब इसके साथ भी आपने इसके ऑटोनमस कैरेक्टर ले लिया। तो ये इंस्टीट्यूट बिहार के वैशाली जिला के जंदाहा में गलवान के शहीद जय किशोर सिंह के पिता राजकुमार सिंह के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार और गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल शहीद सैनिक का स्मारक बनाने को लेकर विवाद हुआ। लोगों का आरोप है कि बिहार सरकार की जमीन में प्रस्तावित शहीद सैनिक का स्मारक बनने से रोकने के लिए हरिनाथ राम ने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा किया था, जिस पर कार्रवाई की गई। पुलिस कार्रवाई की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। पुलिस गिरफ्तारी के दौरान किसी प्रकार की दुर्व्यवहार की बात को निराधार बता रही है। उधर इस मामले में सेना के अधिकारी गांव पहुंचे और थाना अध्यक्ष से जानकारी प्राप्त की है।
हुआ जे डीएसपी मैम साहब आई थी तो बताई जे आप स्मारक हटा लीजिए, 15 दिन में टाइम देती हूँ। तो हम बोले जे ठीक है, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो हम लेके आपको दिखाएंगे। कल रात में क्या हुआ था? कल रात में हुआ जो थाना प्रभारी साहब आए थे 3-4 गाड़ी से और पिताजी को यहाँ से अरेस्ट कर लिए और अरेस्ट जो है घींचते घांचते और 2-3 फैट पीछे से चला भी दिए हैं। और गाड़ी में यहाँ से जब अरेस्ट कर ले गए हैं तो अभद्र माने गाली दिए हैं, गाली गलौज। और इस पर जनदाहा प्रशासन आगे की दिशा तय कर ले, बजरंग दल अपना दिशा तय कर चुका है। अगर इस मामले में इस परिवार को अगर इंसाफ नहीं मिलता है, अगर मूर्ति की स्थापना नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग कमर कस लिए और हम लोग इसलिए भी प्रतिबद्ध हो गए हैं कि इस मूर्ति की स्थापना और इस स्थल का ढलाई का कार्य पूर्ण करवा करके ही मानेंगे। देखिए, वो जमीन जहाँ पे बना है वो बिहार सरकार का एक जमीन है जिसपे रोड निकला हुआ है, जिस रोड के बगल में ये अभियुक्त पक्ष का भी जमीन है और उसी रोड के सामने पक्ष में जो वादी पक्ष है उनका जमीन है। उस कम्प्लीटली जो जमीन है उस पे उस रास्ता निकलता है वादी पक्ष का। उस कंप्लीट रास्ता को उन्होंने अवरुद्ध करके इस मार्ग बनाया है जिसमें इन्होंने कोई परमिशन नहीं लिया है, जिससे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। वो ये चाहते तो वो अपनी जमीन पे भी बना जमीन था वहां बना सकते थे, या फिर सरकार से कोई जगह ले लेते जहां पर किसी और की प्रकार से कोई अतिक्रमण नहीं होता है, किसी और के अधिकारों का अवरुद्ध नहीं होता, तो उस पर कोई मामला नहीं बनता। लेकिन ये उनके रास्ते को अवरुद्ध करके इन्होंने इस मार्ग बनाया है, जिस कारण ये श्री माता वैष्णो देवी जी के ताराकोट ट्रैक से सामने छत पर लगने वाले रोपवे परियोजना का विरोध कटरा के तमाम बिजनेसमैन व्यापारी कर रहे हैं। वहीं व्यापारी वर्गों का कहना है कि अगर रोपवे परियोजना शुरू होती है तो कटरा के व्यापारी वर्ग के ऊपर खासा असर पड़ेगा। उसकी शुरुआत होने हम नहीं देंगे। इसी को लेकर आज विरोध किया गया। तमाम दुकानें बंद हैं। श्रद्धालु सुचारू तरीके से ट्रैक से होते हुए भवन की तरफ माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए रवाना जरूर हो रहे हैं, लेकिन उन्हें खाने पीने एवं रुकने की व्यवस्था को लेकर दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। वैष्णो देवी ट्रैक के अंदर 1500 दुकान है, 12,200 आदमी वहाँ काम करता है। वैष्णो देवी ट्रैक के अंदर जो लेबर है, इन लोगों को बेरोजगार करके श्राइन बोर्ड नया कटरा बसाने जा रहा है। हम पहले ही सताए हुए हैं। हम श्राइन बोर्ड को ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर श्राइन बोर्ड ने गंडोला रद्द नहीं किया, श्राइन बोर्ड की ईंट से ईंट बजा देंगे। कोई सीनियर सिटीजन जहाँ पे जहाज में नहीं जाता, यहाँ पे वो जाता है जिसका फोन सबसे बड़ा होगा, जिसके पास पैसा होगा। आरती में वो बैठेगा जिसके पास 2000 होगा। 1 करोड़ यात्रा जहाँ पे आती है, 50 लाख को पता ही नहीं होता है पिंडिये कहाँ थी। धक्के पे धक्का श्राइन बोर्ड ने फैसिलिटी देनी चाहिए। श्राइन बोर्ड ने इधर पिकनिक नहीं बनानी चाहिए। गंडोला लगाना है, पंचारी में जाएं, जंगल गली में जाएं, चसाना में जाएं, जहाँ गरीबी है, जहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है। 20 लाख लोगों को श्राइन बोर्ड जहाँ पे बेरोजगार कर रहा है। दिल्ली में जाए इंटरनेशनल किताब मेले में हजारों पब्लिशर्स अपनी किताबें लेकर आए हैं। इनमें हर जबान की किताबें शामिल हैं। हॉल नंबर 2 में सर्व भाषा ट्रस्ट 700 से ज्यादा किताबें लेकर आए हैं। कश्मीरी और डोगरी जबानों में भी किताबें मौजूद हैं। इस मौके पर अदबी दुनिया की कई नामवर हस्तियां मौजूद रहीं और मुसन्निफीन का ख्याल है कि खुशहाल हिंदुस्तान तब बनाया जा सकता है जब हर जबान और उसका अदब तरक्की याफ्ता होगा। जब हमने सर्वभाषा ट्रस्ट की स्थापना की थी तभी हमने सोचा था कि भाषा का काम जोड़ना है। ऐसे मैं भी व्यक्तिगत रूप से कहूं कि स्टूडेंट लाइफ में जब मैं था, छात्र जीवन में, तो बहुत ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती थी कि भाषा के नाम पर विरोध हो रहा है और झगड़े लड़ाई इत्यादि हो रहे हैं। तो उसको लेकर हमने कहा कि भारत तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है और जैसलमेर से लेकर गुवाहाटी तक है, तो ये जुड़ाव तो बना रहे। इसको लेकर हमने काम किया और कई लोग मिलते गए। जैसे जम्मू से हमारे श्री यशपाल निर्मल जी हैं, उनका सहयोग बहुत मिला। और सर मैं बताऊं कि इस समय वहाँ के 21 साहित्यकारों की रचनाएं हमने प्रकाशित की है, जिसमें डोगरी, अंग्रेजी, हिंदी इत्यादि में तो है ही, हमने कश्मीरी में की, हम पुंछी में काम कर रहे हैं सर, पुंछी में भी हमने काम किया, हम पहाड़ी में मनसाह जी की भी हमने निकाली। तो इसे लगता है कि सच में यह भारत हमारा एक है और हम भाषा के नाम पर जुड़ रहे हैं। नहीं, हमारा प्रयास ये रहना ही चाहिए कि हिंदी के साथ साथ हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं
वो भी समृद्ध हों, तभी हिंदी की समृद्धि उसमें समाहित होगी। क्योंकि जितनी भारतीय भाषाएं समृद्ध होगी, हिंदी भी उतनी ही समृद्ध होगी। ये तो जैसे कोई नदी है तो जो उपनदियां हैं वो मिलती है तो एक फिर हिंदी बनती है। तो उस प्रकार से हमें लेना चाहिए भारतीय भाषाओं को, और हर भाषा का अपना एक महत्व होता है। तो जो सर्वभाषा ट्रस्ट है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इसी उस बात को देखते हुए इसमें एक किताब गज़ल नवरूपा, जिसमें 9 महिला गज़लकारों को शामिल किया गया है, वो आई है। तो महिला शक्ति जब साहित्य में उभर के आएगी तो साहित्य का एक अलग स्वरूप हमारे सामने आएगा। हर प्रकाशक का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है, उसके संकल्प, उसकी प्रतिश्रुति होती है, उसकी प्रतिज्ञा होती है। इन्होंने ये नाम रखते हुए सोचा कि हम इसको सारी भाषाओं के साहित्य को सृजित जो किया जा रहा है उसको छापें, तो ऐसा इन्होंने किया है और बहुत सारी भाषाओं पर उसके छापी हैं उन्होंने। कुछ भाषाओं में और आ जाएं कृतियाँ तो एक अच्छा खासा साहित्य संसार विभिन्न भारतीय भाषाओं के इनके पास है, लेकिन इसमें हिंदी और भोजपुरी का अनुपात ज़्यादा है भी। के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। हिमाचल प्रदेश की कुछ अहम खबरों का रुख करेंगे। सोलन से खबर है, सीपीएस संजय अवस्थी स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदुत्व का मुद्दा उछालकर देश में फिर सत्ता में आना चाहती है। उनकी ये चाल देश की जनता समझ चुकी है और अब जनता भाजपा की चालों में आने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो सर्वधर्म को साथ लेकर चलने का है, सभी कम्युनिटीज़ को साथ चलने का है। हम सेक्युलर स्टेट में रह रहे हैं और संविधान भी यही हमें कहता है, इसलिए संविधान की रक्षा करना भी हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेवारी बनती है। और आपने देखा कि जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला, सरकार बनी, 97% हिमाचल प्रदेश में जो है हिंदू रहते हैं, और हिंदू स्टेट में जहाँ 97% हिंदू हो वहाँ पर कांग्रेस की विचारधारा को लोगों ने जो एक्सेप्ट किया और कांग्रेस को जनादेश दिया। ये इसका आप उसका उत्तर मैं समझता हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको। आज घुमारवीं में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं पर लोगों को कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। घुमारवीं में स्थानीय कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी ने भी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और उनसे केंद्र के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। 2 मार्च को बीजेपी एक अहम बैठक करने जा रही है। ये बैठक हिमाचल विधानसभा परिसर में होगी, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे। खबर है कि इस बैठक में तो 2 मार्च को बीजेपी एक अहम बैठक करने जा रही है। इस हवाले से ज्यादा जानकारी आपको दे दें। ये बैठक हिमाचल विधानसभा परिसर में होगी, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे और इस बैठक में बीजेपी के सभी विधायक शामिल होंगे और इस बैठक में बजट सत्र को लेकर तो चर्चा होगी ही, साथ ही इसमें आने वाले लोकसभा चुनाव के साथ दूसरे अहम मुद्दों पर भी रणनीति बनाई जाएगी। रामपुर के सराहां क्षेत्र में एक मकान में आग लगने से 70 साल की बुजुर्ग जिंदा जल गई। घटना शाहधार के रंगोरी गांव के ठारलू की है, जहां बीती रात 2 बजे एक मकान में आग लग गई थी, लेकिन सड़क सुविधा न होने की वजह से यहां दमकल विभाग के कर्मी नहीं पहुंच पाए और इसकी वजह से मकान में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका और बुजुर्ग जिंदा जल गईं। मंडी जिला पुलिस को नशे के काले के खिलाफ छेड़े गए विशेष अभियान में एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सुंदरनगर में 24 साल के केरल के युवक को 1 किलो 674 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद चरस की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 21 पर पुंग में नाकेबंदी के दौरान केरल का ये नशे का तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा। इस समय आरोपी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस से मनाली से दिल्ली जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 में एफआईआर दर्ज करवाई है
और प्रारंभिक जांच में बताया जा रहा है कि आरोपी कुल्लू से चरस लेकर आया था। को सुंदरनगर पुलिस द्वारा एक नाका लगाया गया था पुंग में, तो उसमें नाके के दौरान HRTC की एक बस जो कि मनाली से दिल्ली जा रही थी, उसमें एक युवक जो कि केरल का रहने वाला है जिसका नाम अफसर रहमान मालूम हुआ, उसके पास से 1 किलो 674 ग्राम चरस बरामद हुई है। तो उसके में इस मामले में पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसमें FIR रजिस्टर हो रही है और उसको अरेस्ट कर रही है। आज सुंदरनगर में पुलिस काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है और लगातार इस साल भी नशे के खिलाफ जो मुहिम हमारी थी वो अभी तक कंटिन्यू है और आगे भी इसी तरह की शिद्दत की। ऊना में एक युवती का दूसरी युवती को धड़ाधड़ थप्पड़ मारने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जीन्स टॉप पहने हुई युवती अपनी सहेलियों के साथ दूसरी लड़की को थप्पड़ मार रही है। बताया जा रहा है कि दोनों युवतियां एक ही कॉलेज की छात्राएं हैं, लेकिन ये वीडियो किसी निजी होटल में बनाया गया है। इस मारपीट के पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को अभी तक पुलिस में कोई शिकायत भी इस वीडियो को लेकर नहीं पहुंची है। DSP हेडक्वार्टर अंकित शर्मा ने कहा कि अगर इस मामले में पुलिस को शिकायत मिलती है तो कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। अभी सुनने में आ रहा था कि एक लड़की जो है वो दूसरी लड़की को थप्पड़ मारी और काफ़ी तेज़ी से ये वीडियो वायरल हो रही थी, बट एट प्रेजेंट हमारे पास ये कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई एप्लीकेशन नहीं आई है, और जैसी कोई अगर एप्लीकेशन आती है तो हम इस चीज़ को वेरीफाई भी करेंगे और अकॉर्डिंगली इसको एज पर लॉ एक्शन भी लेंगे। हिमाचल में आज से मौसम का मिजाज फिर से बदल सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले जगहों पर बर्फबारी का अनुमान जताया है। ऐसे हालात आज से 2 मार्च तक बने रह सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान पर छाते काले बादलों की ऐसी तस्वीर हिमाचल के कई हिस्सों में दिखाई दे रही है। बादलों का घेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिससे राज्य के ज्यादातर हिस्सों में 28 फरवरी से 2 मार्च तक कहीं भारी तो कहीं हल्की बारिश का अनुमान है। देखिए 28 तारीख से प्रदेश में एक एक्टिव WDA अप्रोच कर रहा है, और इसके चलते जो हमारी जो रेनफॉल एक्टिविटी है ये इसकी जो इंटेंसिटी वाइज भी और डिस्ट्रीब्यूशन वाइज भी प्रदेश में ये इंक्रीज होगी। और इसके चलते देखिए 28 तारीख से जो एक्टिविटी स्टार्ट होगी आफ्टरनून के आसपास से, तो ये 1 और 2 तारीख को पूरे प्रदेश में ही देखिए मोस्ट प्लेसेस पे बारिश होने की संभावना है। और ये लाहौल घाटी की तस्वीरें हैं, जहां रविवार रात को ही बर्फबारी शुरू हो गई। मौसम विभाग ने लाहौल स्पीति के अलावा मनाली, किन्नौर, चंबा और सिरमौर के ऊंचाई वाले जगहों पर भी 2 मार्च तक भारी बर्फबारी का अनुमान जताया है। कुछ दिनों के अंतराल पर हो रही बर्फबारी से यहां सबसे ज्यादा मुश्किल बंद सड़कों को चालू करने के काम में हो रही है। दी गई है अब तक भी